बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने जो क्वेश्चन नंबर कल 13 कर रहे थे, है ना, उसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको, है ना, उसको कुछ गड़बड़ हो रही थी। देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, ए क्वाइन स्टोर्स ए रिपोर्ट दैट हैड अपीयर्ड, है ना। तो दो E1 और E2 जो दो इवेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें वो 4/5 ट्रू बोलने की जो चांसेस है वो 4/5 है ना। जो E1 हमने इवेंट ली है वो हमने कितनी ली है, ही स्पीक ट्रूथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 गिवन है, तो हमने ये 4/5 ले लिया, ठीक है। और ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 होती है, अगर वो ट्रूथ नहीं बोलता है देन ही विल स्पीक लाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो आपकी 1/1 में से माइनस कर लो तो 1/5 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पॉइंट को टॉस करते हैं, पॉइंट को टॉस होने के बाद जो है वो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की 1/2 होती है। अगर वो 2 बोलता है तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 लेनी है हमें, है ना। और अगर ही स्पीक लाई देन आल्सो वी हैव टू टेक द प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ही स्पीक्स ट्रूथ एंड ही स्पीक लाई, तो दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी 1/2 लेनी है। ये कल हम इसमें प्रोबेबिलिटी 1 ले ली थी, तो अब हमें निकालना है क्या है कि उसने एक्चुअली में हेड आया है, ये निकालना है, ठीक है। यानी कि हेड आ चुका है, एक्चुअली में आया है क्या, यानी कि ही हैज स्पोकन ट्रूथ, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, E1 है। तो हम क्या करते हैं, इनकी पी E1 लेंगे, E1 कितना है 4/5, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1/2 से। इसी तरीके से आप डिनोमीटर में करोगे, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस, ठीक है, 1/5 इंटू 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ रहा है, 4/10 लिख दिया मैंने इसको, है ना। ये कितना हो जाएगा 5 ये 1/2 लिखा है, ये 1/5 है, ठीक है। ये भी 1/10 हो जाएगा, सॉरी 5/10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/5 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी देख लेते हैं। क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी गिवन है ना, ए बी का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें अगर आप जो भी लेते हैं, तो कौन सा वाला पार्ट, जो पहले वाले पार्ट से देखते हैं, पी ए ओब्लिक बी लिया हमने, पी ए ओब्लिक बी का मतलब कितना हुआ, पी ए ओब्लिक बी का मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। जब पी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए ओब्लिक बी जो वैल्यू निकाली है हमने, ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो पी ए अपॉन पी बी आ जाएगा, जो कि ये वाला पार्ट नहीं इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये क्या दिया हुआ है, पी बी अपॉन पी ए दिया हुआ है। पी ए ऑब्लिक बी करते हैं अगर हम, इसकी वैल्यू जो है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, A and B are the two events such that A is a subset of B, then which of the following is correct। P A oblique B अगर हमने लिया, P A इंटरसेक्शन B है, तो ये आएगा आपका P A अपॉन P B। P A oblique B लेते हैं, P A oblique अगर हम B लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट इसको देखता हूँ, 13.3 का पार्ट है आपका, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सी वाला पार्ट कह रहे हैं, सी सेटिस्फाई कर रहे हैं। पी ए ओब्लिक बी लेते हैं अगर हम, पी ए ओब्लिक बी इज ग्रेटर देन पी ए,
टी ए से ग्रेटर देन होगा, ये आ रहा है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक बी और इंटू पी बी का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑब्लिक बी का मतलब कितना होता है? ए ऑब्लिक बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक बी इंटू पी बी कर लिया हमने। और इन्होंने दिया हुआ है कि पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन पी ए से होगी। पी ए से ग्रेटर देन क्यों होगी? पी ए से ग्रेटर देन आएगी आपकी पी ए की वैल्यू जो है, ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन, क्योंकि देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी है ना? तो पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन हो सकती है पी बी से, है ना? तो पी ए को हमने जो है दोनों तरफ हमने पी ए और ले लेते हैं इसको, पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन पी बी। चलिए, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको भी बाद में बता दूंगा। चलिए इसको छोड़ो, इसको फोर्थ को, फिर अगला वाला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना निकाल के हम जो है उसकी नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने किसी कॉइन को अगर हमने टॉस किया, है ना, दो बार अगर हम जैसे टॉस करते हैं तो दो बार टॉस करने में क्या होता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है? उसकी सैंपल स्पेस हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो एक्सरसाइज 13.4 है, उसमें मीन और वेरिएंस तो हमें नहीं निकालना, मगर जो है हमें जो है इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें जो देखो हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड टेल टेल है, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हमें जो है उसकी सैंपल स्पेस में नंबर की जरूरत पड़ती है कि कितने हेड हमें चाहिए। सपोज हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ हेड का हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो नंबर ऑफ हेड को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? आपके जीरो हो सकते हैं, है ना? और नंबर ऑफ हेड की वैल्यू 1 हो सकती है और नंबर हेड की वैल्यू 2 हो सकती है। इस नंबर को हम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने एक सिंपल सा आपका सैंपल स्पेस ले लिया है। एक पॉइंट को हमने दो बार टॉस किया, ठीक है, दो बार टॉस करने के बाद जो पॉसिबिलिटी आ रही है आपकी, कि चार केसेस आ रहे हैं, हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड। तो यहाँ पर हम जो है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं, जीरो का मतलब कि कोई भी हेड ना आए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 1 होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? पी एक्स लिख लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 आ जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि 1 हेड आए, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 फेवरेबल चांसेस है, तो 2 फेवरेबल चांसेस है, कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/4 हो जाएगी। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि 2 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वो 1/4 आ जाएगी। बस आपको इतना जरूर वेरीफाई कर लेना है कि इनका सम कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। 4/4 कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपको उसके नंबर से मतलब है कि जो भी हमें जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसके हिसाब से हम उसके नंबर से ले लेंगे। ठीक है, जीरो से जनरली हम स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2 जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी होंगी। और ये ध्यान रखेंगे कि है ना, ये एक बार चेक कर लेंगे कि इनका सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, कभी कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ठीक है, तो इसको वेरीफाई जरूर कर लेना, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। डिनोमिनेटर सबका सेम है, 2 और 1 3 और 1 4। 4/4 कितना होता है? 1 होता है। इसको डिवाइड करके लिखना चाहो डिवाइड करके लिख दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन इसके बताता हूँ कहाँ से स्टार्टिंग है। एक्सरसाइज है 13.4।
तो देखो इसमें स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसे रीजन भी बताना है आपको। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये मैंने ऐसे बताया कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होना चाहिए, ये आप चेक कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है कम मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, ये ध्यान रखना है। 0 से अब तक फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले में 0.4 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। और दूसरे वाले पार्ट में क्या है, एक प्रोबेबिलिटी आपकी माइनस में आ रही है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में 6 और 1 7 और 2 9.9 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। जो फोर्थ पार्ट है आपका 0.3 0.2 3 2 5 4 9 9 और 1 10, ये 10 से ज्यादा आ रहा है, इसमें ये भी नहीं है। एक्स जो हम एक्स ले रहे हैं इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। कभी आप इसमें 0, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी का आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0, it should be 0 greater than 0 and equal and less than equal and to 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। कोई अर्न है उसके अंदर 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल और 2 ब्लैक बॉल। Two balls are drawn randomly. Let X represent the number of black balls. What are the sample values of X? X is a random variable. तो X में जो है आपकी ये रेड बॉल है और ये ब्लैक बॉल है ना। तो इसमें हमें X लेना है। X की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, इन्होंने बोला है कि आपको जो ड्रॉ करना है, लेट X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल जो लेंगे आप, है ना, तो एक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बता रही है बस आपको, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ये रैंडम वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका यही आंसर होगा, उन्होंने यही पूछा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, 0 1 2। ठीक है, इज एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, यस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि हम जो भी कोई वैल्यू, रैंडम का मतलब है इसमें से कोई सी भी बॉल निकालेंगे अगर एग्जाम में से, वो कुछ भी हो सकती है, रैंडमली कुछ भी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है ना, वो उससे कुछ किसी के फेवर में नहीं आ रही। रैंडम का मतलब सडनली हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी के फेवर में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉल ही निकलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, लेट एक्स रिप्रेजेंट the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. किसी भी कॉइन को हम 6 टाइम्स अगर हम लेते हैं तो उनका डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये हेड लिया और ये टेल लिया, अगर हेड 6 होंगे तो टेल कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और हेड अगर 5, अगर आपका हेड अगर 5 आएगा तो टेल कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। और हेड 4 होंगे तो टेल कितने होंगे, 2 होगा। ठीक है, हेड 3 होंगे तो टेल कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरीके से 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हेड और टेल की पॉसिबिलिटी हमने ले ली। तो एक्स क्या लेना है, एक्स जो है वो डिफरेंस है, एक्स जो रिप्रेजेंट करना है हमें इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है या 4 आ रहा है या 2 आ रहा है या 0 आ रहा है ना। तो एक्स की वैल्यू जो है मिनिमम कितनी आ रही है, 0 आ रही है या 2 आ रही है या 4 आ रही है, ठीक है, या 6 आ रही है। तो ये आपका एक्स है। उन्होंने सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो सेकंड क्वेश्चन किया था हमने, सेकंड क्वेश्चन में जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल की, वो 0 1 और 2 थी। यहाँ पर एक्स की जो रैंडम वैल्यू है, जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2 0 2 4 6 आ रही है।
तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताना है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी अभी हमें नहीं निकालनी थी, तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये 4 ही मैंने किया हुआ है इस तरीके से, है ना। ये आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, है ना। टू टू कॉइन की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ही हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो हमने क्या किया था, पहले तो हमने सैंपल स्पेस लिख ली, सैंपल स्पेस के बाद हमें नंबर ऑफ हेड, तो जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू थी वो 0 1 2 थी, तो एक्स की वैल्यू 0 1 और 2 ले ली। 0 की प्रोबेबिलिटी लिख ली, 1 की प्रोबेबिलिटी लिख ली, 2 की प्रोबेबिलिटी। ये मैंने बोला अभी इसको चेक कर लेना, चेक करने में क्या होता है, मिस्टेक होती है तो कभी ना आप ध्यान दो, अननेसेसरी मिस्टेक गलत हो जाए, उससे बेहतर ये है कि आप एक बार उसे करके देख लो, ऐड कर लो। ऐड करने में मुश्किल से कुछ सेकंड ही लगेंगे। फिर नंबर ऑफ टेल्स इन सिमिल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। अब 3 कॉइन्स के ऊपर नंबर ऑफ टेल्स निकालनी है आपको, है ना। तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी हो सकती है, कम से कम 0 होगी और मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो इसका आप सैंपल बेस बना के आप कर सकते हो। फिर थर्ड है आपका नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब 4 टॉसेस आ गए, है ना। तो 4 टॉसेस का आप करना चाहो तो 4 टॉसेस का मैं कर देता हूँ। ठीक है, 3 वाला तो कंपेरेटिवली आसान है, 4th वाले का बना लेते हैं, सैंपल स्पेस ही बना लेते हैं, उसी से फिर कर लेंगे। देखो, जो हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल केसेस 16 बनेंगे, है ना। तो 16 केसेस आप बनाओगे तो यहाँ पर एच एच एच, ठीक है, ये तो हमने सारे एच ले लिए। अब हम एक 1 टी ले लेते हैं, तो टी की पोजीशन आपको बदलनी होगी। तो पहले हमने क्या किया, एच एच टी को हमने लास्ट में रख लिया। फिर हमने क्या किया, एच एच, ये आप पहले कर चुके हो, सैंपल स्पेस बनानी आपको आती है, ठीक है, फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, एच टी एच एच कर लिया, है ना। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, टी हम यहाँ पे ले लिया, हमने टी एच 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 ले लिया। अब हमने जैसे हमने 1 टी लिया है, फिर अब हम 2 टी ले सकते हैं। तो 2 टी लेने के लिए हमने क्या किया, एच एच टी, टी टी आ गया। फिर एच टी एच टी कर लिया। फिर हमने एच टी टी एच कर लिया, है ना। पहले हमने लास्ट में रखे दोनों टी, है ना। फिर बीच में इसको रख लिया, फिर हमने इसको टी को इधर शिफ्ट कर लिया, तो टी एच हो गया। फिर टी टी एच एच हो गया, है ना। और देखो क्या हो सकता है, टी टी लिया हमने, टी को यहाँ रखा, टी को फिर हमने इधर शिफ्ट किया, एच को इधर शिफ्ट किया, दोनों भी एच बीच में आ गए, दोनों एच यहाँ पर नहीं आए। तो इसको आप क्या ले सकते हो, टी एच टी टी, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लेना है, ये टी लिया हमने, फिर एच एच और टी, ये एक ऑप्शन नहीं आया था, इसमें दोनों एच हम यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद अब हमने 2 टी ले लिए, अब हम क्या करेंगे, 3 टी लेने की कोशिश करते हैं। तो 3 टी लेंगे, तो एच टी टी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस एच को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो टी एच टी टी हो गया। फिर एच को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो टी टी एच टी हो गया। फिर टी टी एच हो गया। फिर लास्ट में हमने 4 टी ली, ये 7 टेस्ट हो गया। देखो कितने 16 हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 हमारे केसेस बन गए, ये तो हमारी सैंपल स्पेस है ना।
अब हमें नंबर ऑफ टेल्स का बनाना है, तो नंबर ऑफ टेल्स को अगर हम लेते हैं एक्स, तो नंबर ऑफ टेल में अगर हमने क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा एक्स हो गया। प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे पी एक्स, ये आपका पी एक्स होगा। तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि हम कोई भी टेल ना है, तो वो केस कितने हैं, एक ही केस, चारों जब हेड आ रहे हैं तो एक भी टेल नहीं आ रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/16 होगी। फिर वन टेल आए, वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन टेल आने वाले 1, 2, 3, 4 केसेस, तो कितना हो गया, 4/16 हो गया। फिर टू टेल आए, 6/16 हो गया। फिर कितना हो गया, थ्री टेल आए, है ना, ये थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, तो थ्री टेल आए वो 4/16 हो गया। चारों टेल आए तो 4/1/16 हो गया। अब इनको ऐड करें, तो 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 1 16, 16/16 कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको चाहे बाद में आप डिवाइड करके लिखना चाहो बाद में लिख लो, है ना, ऐसे ऐड करने में आसानी रहती है। डिनोमीटर सेम है, सबका डिनोमीटर सेम होगा, अदरवाइज फिर क्या होता है, एलसीएम मिलना होता है। उससे बेहतर ये है कि आप इसको पहले ऐड करके कंफर्म कर लो। अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, इसकी वजह से नंबर नहीं कटेगा, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये रैंडमली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपकी समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपके लिए ईजी है ना। बेस थ्योरी के कंपेरेटिव में इसमें ये ज़्यादा आसान है, इसमें एक्स की वैल्यू आपको सीधी सीधी आपको पुट करनी है, रैंडम सैंपल स्पेस निकालना तो आपको 10th क्लास से ही आता है। सैंपल स्पेस तो हमने 10th में ही आपको निकलवाई थी, ठीक है। तो इसमें कोई इशू मुश्किल काम नहीं है, सैंपल स्पेस निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना भी बहुत आसान है ना, ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। ये सबसे इजी है अब तक जो प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 4 बता दिया, और आप इस एक्सरसाइज को जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है जो मुश्किल लग रहा है वो बता दूंगा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 2 डाई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4. 6 appears on at least one die. Find the probability distribution number of success in two tosses of a die where a success is defined as number greater than 4. 4 से greater number आए, है ना, तब हम उसको सक्सेस में काउंट कर रहे हैं। तो टोटल जो केसेस होंगे, टोटल केसेस तो 36 होंगे, है ना, टोटल केसेस होंगे आपके 36। तो ऐसे नंबर जिनमें ग्रेटर देन नंबर 4 आए वो कितने केसेस होंगे, वो लिख लेते हैं हम। कोई इवेंट जिसमें नंबर ग्रेटर देन 4 आए, तो इसमें क्या हो सकता है, 5, ठीक है, 5, 5 ले सकते हो, 5, 6 ले सकते हो, 6, 5 ले सकते हो, और 6, 6 ले सकते हो, है ना। यानी कि 1, 2, 3, 4, और कोई आ सकता है फर्स्ट 10, दोनों में ग्रेटर देन नंबर 4 लेनी है, ठीक है, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6। तो हमारी जो सक्सेस है, सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4/6 हो जाएगी, 4/36, 4/36 हो गई सक्सेस की, है ना। अगर हम ये डिफाइन करते हैं, ए को सक्सेस डिफाइन कर रहे हैं,
सक्सेस की लिख देता हूँ, सक्सेस की होने की प्रोबेबिलिटी 4/36, यानी कि 1/9। और कोई केस तो नहीं रहा इसमें, नंबर ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। और तो एक्स की वैल्यू जो है सक्सेस की है, तो फेलियर की कितनी हो जाएगी, 8/9 हो जाएगी, ठीक है। तो फेलियर की हो जाएगी आपकी 8/9, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो किया, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये एक बार भी सक्सेस ना हो, ठीक है, एक बार सक्सेस हो और 2 बार सक्सेस, ठीक है। तो एक बार भी सक्सेस नहीं हो, है ना, दोनों ही केस में जो है ना फेल हो जाए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हाँ इसको ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो जो हमारी फेलियर की जो कंडीशन है वो कितनी होगी आपकी, 8/9 हो जाएगी। और एक बार हमें सक्सेस मिले, ये हो जाएगा आपका 8/9, और एक बार सक्सेस मिले, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 और 6 लेते हैं, एक मिनट रुको, इसको ऐसे ही कर लेते हैं जो, जैसे हमने कोई थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जो है किसी डाई को थ्रो करते हैं, तो 6 पॉसिबिलिटी होती है आपकी सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4, इसको ऐसे करके देखो। अगर हमने थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर हम सक्सेस लेते हैं, तो ये 5 और ग्रेटर देन 4 आए, तो कितना हो जाएगा, इसकी जो चांसेस होंगे वो 2/6 होंगे, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और फेलियर का कितना हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं, तो आंसर सेम ही आना चाहिए दोनों स्थिति में, चलो कोई नहीं, अभी आप इसको ऐसे करते हैं, x की वैल्यू 0 ली आपने, और x की वैल्यू 1 ली, और x की वैल्यू 2 ली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 0 का मतलब कि हम ये चाहते हैं कि 2 बार थ्रो किया गया है, कि दोनों बार नहीं है, यानी कि पहली बार भी नहीं है, दूसरी बार भी नहीं है, तो ये 2/3 इंटू 2/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। और 1 बार आए सक्सेस, तो 1 बार आ जाए, है ना, तो 1 बार तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, पहली बार आ जाए तो दूसरी बार नहीं है, या ये भी हो सकता है कि पहली बार आ जाए, ठीक है, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आ जाए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 और 2/9, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब दोनों बार सक्सेस आए, है ना, पहली बार भी सक्सेस आ जाए, दूसरी बार भी सक्सेस आ जाए, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 कितना हो गया, 1/9 हो गया, ठीक है। उसमें हमने जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, वो तो 1/9 ही आ रही थी, है ना, उससे भी वैसे सेम ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन उसमें जो है एक वन सक्सेस के लिए फिर प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें वन सक्सेस नहीं निकल पा रही थी, उसमें जो है या तो पूरी पूरी सक्सेस निकलने थी, या तो 0 वाला पार्ट आ रहा था, या फिर ये वाला पार्ट आ रहा था। तो इसलिए हमने जो है 1 वाला पार्ट नहीं आने की वजह से फिर हमने इसको चेंज कर लिया, टोटल केसेस फिर हमने 1 to 6 लेके, क्योंकि 4 से ग्रेटर नंबर आए उसकी जो चांसेस हो जाएंगे वो 2 फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, है ना। और सक्सेस के कितने हो गए, 2/6 का मतलब 1/3 हो गया, है ना। और फेलियर के भी कितने हो जाएंगे, 4/6 हो जाएंगे, यानी कि 2/3 हो जाएंगे। तो हमने एक्स को जो डिफाइन किया वो 0 1 2 3 कर लिया, यानी कि कोई भी सक्सेस ना हो दोनों ही केस में, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में भी और सेकंड वाले में, तो ये 4/9 हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा, इसी तरीके से हमने इसको कर लिया। तो ये आपका इसी तरीके से जैसे हमने ये किया है, ऐसे ही है नेक्स्ट में, 6 appears on at least one die। तो एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि एटलीस्ट वन तो लेना ही लेना है आपको, 6 एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो
तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक बार भी नहीं आए या फिर एक बार है। दो बार वाला केस नहीं लेंगे हम, है ना। देखो नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, तो दोनों बार नहीं आए, तो दोनों बार नहीं आएगा मतलब है जैसे पी एक्स जैसा अभी हमने किया, 6 आने के लिए पहली बार भी नहीं आए, 5/6, दूसरी बार भी नहीं आए, 5/6 कितना हो गया, 25/36 हो गया। एटलीस्ट वन मतलब कि वो एक बार भी नहीं आ रहा, और एक बार आए, एक बार आए, इसके केसेस कितने बनेंगे। तो आप जब एक बार भी 6 आ जाए, इसकी जो केसेस हैं, टोटल केसेस जो 36 होते हैं, है ना, इनको 36 में से ऐसे केसेस जिनमें 6 आ रहा है वो कितने हो जाएंगे, तो 6/1 से लेके 6/2 और 6/6 तक, है ना। कितने हो गए, ये 6 हो गए। फिर ये भी हो सकता है कि 1 से शुरू करें आप, ठीक है, और 1 के साथ भी 6 आ जाए, ठीक है, और 2 के साथ भी 6 आ जाए, और 3 के साथ भी 6 आ जाए, 4 के साथ भी 6 आ जाए, और 5 के साथ भी 6 आ जाए, और 6/6 हम पहले ले चुके हैं। तो ऐसे जो केसेस है जिसमें कि कम से कम एक बार 6 है ना, तो कम से कम एक बार 6 है। अब जैसे ये निकाला हमने यहाँ पे, ये तो हमने अलग अलग करके निकल गया, आसानी से निकल गया, लेकिन ये दोनों को अलग अलग लेने पर नहीं निकल पा रहा था, तो हमने यहाँ पे कंबाइंड लिखना पड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसको फिर हमें अलग करना पड़ा। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसे चेंज कर लेते हैं। अगर कम से कम एक बार सीखना है, या तो आप ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब एटलीस्ट वन वाला, है ना। उससे बेहतर तो ये है कि मैं इसकी सैंपल स्पेस जो रिक्वायरमेंट है वो लिख लूँ, है ना, जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि 6 एक बार आ जाए, तो मैंने इसकी सैंपल स्पेस को लिख लिया, है ना। जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से हम इसको चेंज करके अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। अब उन्होंने एटलीस्ट वन पूछा था, एटलीस्ट वन के लिए आप कहोगे कि ये तो सर आपने अलग अलग करके निकाला, इसमें आपने अलग अलग करके नहीं निकाला, ये अलग अलग करके ये भी निकल जाएगा, लेकिन होगा क्या, इसमें एटलीस्ट वन में पी ये निकालना पड़ेगा, यानी कि वो केसेस लेने पड़ेंगे जो कि 6 पहले बार में आ जाए, फिर पी बी निकालना पड़ेगा जो दूसरी बार में आ जाए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 6/36 प्लस 6/36 माइनस 1/36, यानी कितना आएगा, 11/36 ही आ जाएगा। अगर आप उससे भी करोगे तब भी यही आएगा, इससे करोगे तब भी यही आएगा, यानी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन आपको जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बताया है अभी, है ना। कितना टाइम बाकी है, अभी इसको और कर लेते हैं, है ना। मैं इसको आपको समझा देता हूँ, आप कर सकते हो खुद, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 और 6, तो 7 आप खुद ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 वाले क्वेश्चन में जो है ना, पी एक्स की वैल्यू के लिए के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए सबका सम जो है बस आप 1 के इक्वल रख दो। जब 1 के इक्वल रख दोगे तो आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। ये क्वालिटी इक्वेशन बन रही है तो क्वालिटी इक्वेशन बन रही है, कोई बात नहीं। के की दो वैल्यू आएंगी, के की वैल्यू हम वो लेंगे जो कि आपकी माइनस में ना हो और 1 से ग्रेटर ना हो, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलो इसको करके देख बता देता हूँ मैं। 8 और 9 तक करने हैं आपको, 9 भी ऐसे ही है जैसे 8 है ना। ये अगर हो जाता है तो ये आप 9 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर में, इसको प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहा हूँ, के प्लस 2 के, है ना। मैं ऐसे ही ऐड कर लूँ, के प्लस 2 के, 3 के और 2 5 के और 3 8 के हो गया, है ना। 8 के तो ये हो गया। फिर के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर हो गया, और एक के और है तो 9 के हो गए। 9 के प्लस 10 के स्क्वायर, है ना। देख लो एक बार और, 1 3 और 2 5 और 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 1 10, 10 के माइनस 1 इक्वल टू 0,
है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 के इक्वल अगर आप रखते हो तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, है ना, 10 करोगे तो 10 के माइनस के 9 के हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। यहाँ आपने 10 के कॉमन ले लिया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -1 कॉमन लिया तो के प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो के की वैल्यू या तो -1 आ रही है ना, या के की वैल्यू 1/10 आ रही है। तो के की वैल्यू हम 1/10 ले लेंगे। अब इन्होंने जैसे पूछा आपसे कि प्रोबेबिलिटी निकालो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3, लेस देन 3, तो लेस देन 3 पे निकालनी है तो आप एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो, लेस देन 3 में एक्स बराबर 0 ले सकते हो, और एक्स बराबर 1 ले सकते हो, और एक्स बराबर 2 ले सकते हो। इन सब की प्रोबेबिलिटी को आपको निकाल के ऐड कर देना, बस ये काम है। तो 0 वाले के लिए तो शायद 0 ही दिया हुआ है ना, 1 के लिए के दिया हुआ है, के की वैल्यू हमने निकाल ली 1/10, और 2 के लिए कितना है, 2 के लिए आपका 2 के है, तो कितना हो जाएगा आपका 2/10। बस इनको ऐड करके आप आंसर लिख दो 3/10। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका मैंने बता दिया है, ये आपका 8। तो जैसे 8 किया है वैसे ही आपको 9 करना है। तो 9 तक ही हमें आपको करने हैं क्वेश्चन। क्यों 9 तक करने हैं, बाकी में मीन और वेरिएंस है, ये अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक बेटा, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर कल हम जो है ना मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज आपको कराएंगे। ठीक है, तो मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको रिवीजन शुरू करेंगे। तो आप इतना ही कर लो, ठीक है। और रिवीजन आपको मैंने इंटीग्रेशन का आपको बोला ही है, फिर मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है आपको बाहर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा,